तारीख 17 जनवरी 2024। जगह मुरादाबाद की पोक्सो अदालत। अदालत में लगभग सारे लोग मौजूद हो चुके थे और सबकी निगाहें जज साहब के ऊपर टिकी हुई थी। हर व्यक्ति एक दूसरे से यही बातचीत कर रहा था कि न जाने जज साहब आज कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब के सामने कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा होता है। जज साहब उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं। माननीय जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा संगीन गुनाह किया है जो कतई माफ़ी के लायक नहीं है, इसीलिए अदालत इस मुजरिम को 20 साल की सज़ा सुनाती है। साथ ही साथ 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, पूरी अदालत तालियों से गूंज उठती है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि जज साहब ने इसको इतनी कड़ी सज़ा सुना दिया है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और इसी मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है पाकबड़ा, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रतनपुर कला, और इसी रतनपुर कला गांव का रहने वाला है बलबीर सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। बलबीर की पत्नी का नाम है रीमा, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। बलबीर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे। बलबीर के पास अच्छी खासी संपत्ति ही नहीं है, बल्कि ढेरों सारी जमीन जायदाद भी है। लेकिन बलबीर के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत होती है। शाम के समय वो जब भी घर पर आता है, अक्सर काफ़ी मात्रा में दारू शराब पी कर ही आता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक लगभग 6 साल पहले। साल 2018 में बलबीर की पत्नी रीमा जब अपनी सबसे छोटी बेटी सीमा को जन्म देती है। सीमा जैसे ही इस दुनिया में आती है, उसके बाद बलबीर अपनी पत्नी की देखरेख करने के लिए अपनी बुआ की बेटी संगीता को घर पर बुला लेता है। संगीता, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। संगीता बलबीर की पत्नी की बेहतर तरीके से देखभाल करती है। लेकिन एक दिन बलबीर जब शाम के समय घर में आता है तो काफ़ी नशे की हालत में होता है, और इसी नशे की हालत में संगीता के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर देता है। उस वक्त संगीता बलबीर का काफ़ी विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन संगीता की एक भी आवाज़ बलबीर के कानों तक नहीं पहुंचती है। उसके दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि आखिरकार ज़बरदस्ती संगीता के साथ दुष्कर्म कर ही देता है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी बलबीर की पत्नी रीमा को जब मालूम चलता है, तो रीमा इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि अपने तीनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़ देती है और अपनी सबसे छोटी बेटी सीमा को लेकर अपने मायके चली जाती है। इस बात की जानकारी गांव वालों को भी मालूम चल जाता है। दरअसल गांव वालों को जब मालूम चलता है कि बलबीर ने अपनी बुआ की बेटी संगीता के साथ ही ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर दिया है, इस बात से गांव वाले इस कदर से नाराज़ हो जाते हैं कि बलबीर का हुक्का पानी ही बंद कर देते हैं। इधर रीमा जब अपने मायके में चली जाती है तो अपने पति से इस कदर नाराज़ हो जाती है कि दोबारा उससे कभी संपर्क ही नहीं करती है। इधर बलबीर की हालत इस तरह से ख़राब हो जाती है कि आखिरकार बलबीर एक फैसला लेता है और रतनपुर कला की अपनी सारी संपत्ति को लगभग 2 करोड़ रुपए में बेच देता है, और फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से काशीराम कॉलोनी, जो मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां जाकर शिफ्ट हो जाता है। बलबीर अपने साथ अपने तीनों बच्चों को लेकर जाता है, जिसमें उसकी बड़ी बेटी नीलम भी होती है। नीलम, जिसकी उम्र है लगभग 12 साल के आसपास, काशीराम कॉलोनी में जाकर एक मकान खरीद लेता है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगता है। उसके बाद बलबीर अपनी पत्नी से कई बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रीमा उसको कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए बलबीर भी अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगता है। पहले से तो शराब पी ही रहा था, अब और भी काफ़ी मात्रा में शराब पीने लगता है। एक दिन बलबीर जब फिर से नशे की हालत में घर पहुंचता है, तो बलबीर के दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि उसको अपनी 12 साल की बेटी भी दिखाई नहीं देती है, बल्कि बलबीर अपनी 12 साल की बेटी नीलम को भी नहीं छोड़ता है। नीलम के साथ भी ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर देता है। जब अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करता है तो नीलम भी इसका काफ़ी विरोध करती है, लेकिन बलबीर के दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि उसको अपनी बेटी की आवाज़ भी उसके कानों तक सुनाई नहीं देती है।
उस दिन तो बलबीर नशे की हालत में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, लेकिन उसके बाद से बलबीर की ये आदत बन जाती है। उस दिन के बाद से बलबीर जब भी घर पर आता है, अपनी बेटी के साथ अक्सर दुष्कर्म करना शुरू कर देता है, जिसको लेकर नीलम भी काफ़ी परेशान हो जाती है। नीलम अपने पिता का विरोध तो करती है, लेकिन बलबीर अपनी बेटी की एक भी आवाज़ नहीं सुनता है। इस वजह से नीलम इस कदर से परेशान हो जाती है कि एक दिन अपने पिता से कहती है कि मुझको मेरी माँ के पास पहुँचा दो। नीलम जैसे ही इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है, तो बलबीर भी उसको धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुमको कभी भी तुम्हारी माँ के पास लेकर नहीं जाऊँगा और तुमको मेरे पास ऐसे ही रहना होगा। उसके बाद से बलबीर जब भी नशे की हालत में घर पर आता है, अपनी बेटी के साथ जब इस तरह की हरकतें करता है, आखिरकार नीलम बर्दाश्त करना तो शुरू कर देती है, लेकिन बर्दाश्त करते करते एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है। एक दिन बलबीर जब फिर से अपनी बेटी के साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करता है, तो नीलम गुस्से में आकर उससे कहती है कि अब अगर आइंदा से तुमने मेरे साथ इस तरह का घिनौना हरकत किया तो मैं इस इलाके में हंगामा मचा दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ कैसा घिनौना काम करते हो। नीलम जैसे ही इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है, तो बलबीर भी अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ये सारी बातें किसी से बताया तो याद रखना, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों की हत्या कर दूंगा। अपने दोनों बेटों की मारने की धमकी तो देता है, लेकिन इसके बावजूद भी नीलम इस धमकी से डरती नहीं है, बल्कि अपनी जिद पर उतर जाती है। नीलम जब अपनी जिद पर उतर जाती है, तो आखिरकार बलबीर भी अब नीलम से काफ़ी डर जाता है। दरअसल बलबीर को लगता है कि अगर नीलम ने वाकई में लोगों से बता दिया और ये सारी बातें अगर पुलिस को मालूम चल गया तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए बलबीर अब नीलम से कहता है कि ठीक है, मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना, इस बारे में अगर तुमने अपनी माँ से कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। नीलम अपने पिता के सामने हाथ जोड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। आखिरकार फरवरी 2022 में बलबीर अपनी बेटी नीलम को लेकर अपनी ससुराल के गांव में जाता है और गांव के बाहर ही नीलम को छोड़कर वापस चला आता है। इधर नीलम जब अपनी माँ के पास पहुँचती है, रीमा जब अपने सामने अपनी बेटी को देखती है तो उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। दरअसल तब तक रीमा भी अपने पति की गलतियों को लगभग माफ़ कर चुकी थी। रीमा जब अपनी बेटी से अपने पति के बारे में पूछताछ करती है कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, इस पर नीलम अपनी माँ से कहती है कि दरअसल उन्होंने रतनपुर गांव की अपनी सारी संपत्ति को लगभग 2 करोड़ रुपए में बेच दिया है और उसके बाद कांसीराम इलाके में आकर अपने दोनों बेटों के साथ रह रहे हैं। उसके बाद नीलम अपनी माँ के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन नीलम इस बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं बताती है। इधर रीमा जब अपने मायके में रहती है तो उसका सारा खर्चा उसका बड़ा भाई उठाता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजर जाता है, रीमा को भी अब लगने लगता है कि शायद अब उसको अपने पति के पास जाना चाहिए। इसीलिए एक दिन रीमा काफ़ी खुश होकर अपनी बेटी नीलम से कहती है कि चलो आज हम लोग तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। लेकिन रीमा जैसे ही इस तरह की बातें अपनी बेटी से कहती है, इसे सुनकर नीलम रोने लगती है। उसे रोते हुए जब रीमा देखती है तो उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, आखिर तुमको अपने पापा के पास जाने में क्या दिक्कत है। रीमा जब तरह तरह के सवाल अपनी बेटी से करना शुरू करती है तो आखिरकार नीलम मजबूर होकर सारी सच्चाई अपनी माँ से बता देती है। नीलम अपनी माँ से बता देती है कि उसके पिता ने उसके साथ कैसे कैसे गंदे काम किया है। लेकिन नीलम जब अपनी माँ से सारी सच्चाई बताती है, इसे सुनकर रीमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। रीमा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके पति ने अपनी ही सगी बेटी के साथ में गलत काम किया है, तो रीमा गुस्से में आकर इस कदर से पागल हो जाती है कि जून 2022 में रीमा अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी थाने में जाती है और अपने ही पति के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस जब ये मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद नीलम का मेडिकल जांच भी करवाती है, तो उस मेडिकल रिपोर्ट में भी ये साफ पता चल जाता है कि नीलम के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया गया है। जैसे ही इस तरह की रिपोर्ट पुलिस वालों को मिलता है, पुलिस अब बलबीर को अपनी हिरासत में लेने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब उसके घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि बलबीर अपने दोनों बेटों को लेकर फरार हो चुका है। पुलिस जब बलबीर के बारे में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है
तो पड़ोसी कहते हैं कि बलबीर एक वैगनार खरीद कर लाया था और उसी में अपने दोनों बेटों को बैठा कर ना जाने कहाँ चला गया। उसके बाद पुलिस बलबीर को अपनी हिरासत में लेने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और उसका लोकेशन ट्रेस करने लगती है। पुलिस जैसे ही बलबीर का मोबाइल सर्विलांस पर डालती है तो उसका लोकेशन राजस्थान प्रदेश का दिखाने लगता है। इससे पहले कि पुलिस अपनी टीम के साथ राजस्थान में जाती, बलबीर बार बार अपना लोकेशन बदलना शुरू कर देता है। राजस्थान के बाद उसका लोकेशन पंजाब का दिखाने लगता है, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से अमरोहा चला जाता है। लेकिन बलबीर जैसे ही हरियाणा से अमरोहा पहुंचता है, पुलिस अपनी टीम के साथ अमरोहा पहुंचती है और फिर वहां से बलबीर को अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब बलबीर को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है तो उससे इस पूरे घटना के बारे में पूछताछ करती है। बलबीर भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस बलबीर को जेल भेज देती है और फिर ये केस चलना शुरू हो जाता है। आखिरकार वो समय भी आता है। 17 जनवरी 2024 को मुरादाबाद की पोक्सो अदालत में जज साहब बलबीर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस मुलजिम ने जो भी अपराध किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है। इसीलिए बलबीर को 20 साल की सज़ा ही नहीं दी जाती है बल्कि इस पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।